जो लोग संविधानों के प्रावधानों को आए दिन कुचलते रहते हैं, वही लोग उसी संविधान की किताब को माथे पे लगाकर हम ही उसके रक्षक हैं ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। आरएसएस की मंशा है कि आदिवासियों को डिलिस्टिंग करे। ईवीएम का विरोध ऐसे लोग करते हैं जो कभी चुनाव लड़ते नहीं। जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं, काफी दिनों से इस ईवीएम का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल है यह इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे। यहाँ सभी संविधान के सभी जानकार लोगों ने और जो भी लोग यहाँ इस समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय चाहते हैं, आर्थिक न्याय चाहते हैं, राजनीतिक न्याय चाहते हैं, उन्होंने सभी ने यहाँ अपने विचार प्रकट किए। मैं ऐसे भूमि से हूँ, महाराष्ट्र से, जहाँ बड़े बड़े समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे समाज सुधारक उस धरती पर पैदा हुए और इसी वजह से हम राजनीति में होने के बावजूद सबसे पहले समाज के बारे में सोचते, समाज व्यवस्था के बारे में सोचते। अभी यहां बहुत सारी बातें कही गई, राजनीतिक दलों के बारे में भी कहा गया। मैं वही बात हमारे पार्टी के मीटिंग में भी रखी थी कि ईवीएम का विरोध ऐसे लोग करते हैं जो कभी चुनाव लड़ते नहीं। जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं और जो लोग हैं, काफी दिनों से इस ईवीएम का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक दल है यह इसके ऊपर चुप्पी साधे बैठे। लेकिन जब अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, उसके बाद अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए और इन चुनाव में जो नतीजे आए एक तरफा, अब हमें राजनीतिक दलों को भी लगने लगा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो अभी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने, कि अभी हम ये ईवीएम का विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके बाद सभी चुनाव बैलेट पेपर पर हो, समझ में आ जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। उसी तरह से जो इस एससी एसटी का क्लासिफिकेशन है और क्रीमिलियर की बात है, एक कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करना, जातियों को विभाजित करना और आपके संगठन को बर्बाद करना, संगठन के माध्यम से
जो आप में जो एकता है उसको मिटाकर संगठन के टुकड़े टुकड़े कर सीधे सीधे आरक्षण खत्म करने की मंशा इनमें है। क्रिमिलेयर आ जाएगा तो अति पिछड़ा कहकर उनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन बाद में कहा जाएगा कि ये लोग काबिल है नहीं, और जो भी वो पद रहेंगे उसको ओपन में कर दिया जाएगा। इस ढंग से आरक्षण खत्म करने की बात, आरक्षण खत्म करने की मंशा इनमें है। हमने इस लोकसभा चुनाव के पहले भी, अभी हमारा पहला संसद सत्र चल रहा था, तब यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया क्रीमीलेयर और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो संसद में, लोकसभा में बात उठी तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि जजमेंट में ऐसा कुछ है नहीं। जब जजमेंट में है नहीं तो लागू नहीं होगा, वो सिर्फ एक जज का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन फिर भी उस ऑब्जर्वेशन के वजह से कुछ राज्यों ने इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा विभाजन करने में इनका क्या फायदा है, इनका क्या लाभ है। हम लोकसभा चुनाव के पहले रैलियों में, सभाओं में, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते आ रहे थे कि ये आने वाले समय में क्लासिफिकेशन और क्रीमीलेयर ये जरूर करेंगे, और आदिवासियों के लिए डीलिस्टिंग का प्रोग्राम आरएसएस चलाएगी। अभी डीलिस्टिंग का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन आरएसएस की मंशा है कि आदिवासियों को डीलिस्टिंग करे। डीलिस्टिंग का मतलब होता है, क्योंकि आदिवासियों में, एसटी में धर्म का बंधन है नहीं, कोई भी धर्म का हो सकता है, वो एसटी में आता है। लेकिन एससी में जो हिंदू होगा या सिख होगा वही आएगा। क्रिश्चियन बन गया तो एससी में नहीं आएगा, मुस्लिम बन गया तो एससी में नहीं आएगा, बौद्ध बन गया तो एससी में नहीं आएगा। तो वही बंधन एसटी में लाने की सोच रहे, उसको कहते हैं डीलिस्टिंग। जो हिंदू धर्म पालने वाले हैं उन्हीं को एसटी का बेनिफिट मिलेगा, जो हिंदू धर्म नहीं मानता वो लिस्ट के बाहर हो जाएगा। इस ढंग से इनके प्रोग्राम जो चलते आ रहे हैं, इनके मीटिंगें होती है, चर्चाएं होती है, तो उसके बारे में हमें भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आगे आने वाले समय में ये क्या कर सकते हैं। अभी तो क्लासिफिकेशन और क्रीमीलेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्होंने करवा लिया, शायद और भी चीजें कोर्ट के माध्यम से ही करवाए। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे महाराष्ट्र में, जिसको पुरोगामी राज्य कहा जाता है, हमारे छत्रपति शाहू महाराज, जिनका फोटो यहां लगा हुआ है, वो बीपी मंडल और हमारे पेरियर रामास्वामी जी के बीच में जो है फोटो, छत्रपति शाहू महाराज ने उस जमाने में ये आरक्षण लागू करने का काम किया।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी स्कॉलरशिप देने का काम उन्होंने किया, उनको पढ़ाई के लिए फॉरेन भेजने का काम उन्होंने किया। तो ये परंपरा जो चलती आ रही थी, बाद में पेशवाई आ गई, तो पेशवाई में गले में मटका टांग दिया गया, कमर में झाड़ू बांध दिया गया। जो व्यवस्था बनाई रखी थी उन्होंने वो खत्म कर दी गई। और जो भी महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने जो भी समता और समानता का जो आंदोलन चलाया था सत्य शोधक समाज के माध्यम से, उस आंदोलन को भी बंद कर दिया गया। इसलिए उस समय पे जो भी सहूलतें और जो भी आरक्षण दिया जाता था उसको खत्म कर दिया गया। हम आजाद होने के बाद ये सब कुछ मिला। जिस संविधान में न्याय की व्यवस्था है, न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये न्याय सरकार ने लोगों के साथ करना चाहिए, इसका प्रावधान संविधान में है। लेकिन आप सोचिए आज किस ढंग से न्याय दिया जाता है। जो लोग संविधानों के प्रावधानों को आए दिन कुचलते रहते हैं, वही लोग उसी संविधान की किताब को माथे पे लगाकर हम ही उसके रक्षक हैं ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। बिना कुछ किए आपको अर्बन नक्सलाइट समझकर कितने लोगों को जेल में डाल दिया। वो साईं बाबा को जेल में डाल दिया था, अभी बाहर आ गए। ऐसे कितने तो भी लोगों को जो कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बावजूद भी जेल में डाल दिया। 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल जेल में रहे। उसके बाद उनका अरेस्ट जो था वही असंवैधानिक करार दिया कोर्ट ने, और ये कहते कि हम संविधान के रक्षक हैं। कैसे संविधान की रक्षा करेंगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया, और प्रावधान होने के बावजूद अगर आपने बड़े पैमाने पर निजीकरण शुरू कर दिया है तो फिर कहां से आरक्षण मिलेगा? सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का निर्णय, सभी सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी है उनको प्राइवेटाइज करने का, निजीकरण करने का निर्णय, बड़े पैमाने पर रेलवे हो, हवाई सेवा हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, सभी जगह पर ये निजीकरण लाना चाहते हैं ताकि आपको आरक्षण ना मिले। और तो लैटरल एंट्री के द्वारा आईएएस के पद भरे जाते हैं। अब यूनिवर्सिटीज में भी लैटरल एंट्री शुरू हो गई है। जो परीक्षा पास नहीं कर सकते, कंपटीशन में नहीं उतर सकते, लेकिन उनके लोग हैं, उनके हितैषी है, उनको वो पद पर बिठाना है, तो फिर विदाउट आरक्षण, कोई आरक्षण नहीं, वो पद पे बिठा देंगे, आपको पद से वंचित कर देंगे। तो इस ढंग से अगर ये व्यवस्था चल रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सामाजिक न्याय मिल रहा है? आप कैसे कह सकते हैं कि आपको आर्थिक न्याय मिल रहा है? नहीं मिलता। इसलिए
पिछले संसद का सत्र चला, उसमें राहुल जी ने पुरजोर से बात उठाई संसद में कि हम जातीय जनगणना आपसे करवाएंगे और जिसकी संख्या जितनी होगी उतना इस देश के साधन संपत्ति में उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये बात जो उठाई थी, इस पर उसमें रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर ने कह दिया कि जिसके जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करता है। इस ढंग से दूसरे की जात निकाली जाती है, इसका भी हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद अभी इस सत्र में ये 25 तारीख को शुरू हुआ, 25 को पूरा दिन एडजन हुआ। दूसरे दिन हमारा संविधान दिन था, लोकसभा राज्यसभा का एकत्रित सत्र हुआ। संविधान दिन के बाद 27 तारीख को फिर हुआ, 27 तारीख को भी पूरे दिन एडजन हुआ। आज 28 है, आज 28 को पूरा दिन एडजन हुआ, स्थगित हो गया। क्यों? वहां हमने मांग उठाई कि अदानी ने जो घोटाला किया और जो भ्रष्टाचार किया, जिसके बारे में उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर हुआ अमेरिका में, उसके ऊपर कार्रवाई हो, आप उसको अरेस्ट करें, इसके बारे में चर्चा के लिए मांग की गई। सरकार ने चर्चा दी नहीं, स्थगित कर दिया। संबल के बारे में वहां सवाल उठाए गए, उसके बारे में चर्चा मांगी गई, उन्होंने देने से इनकार कर दिया और संसद को स्थगित कर दिया। इस ढंग से अगर संसद भी चलेगी, जो लोगों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स है, जो भी संवैधानिक सब्जेक्ट है, जो भी संविधान के हिसाब से ये देश में कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन जो कानून व्यवस्था नहीं है उसके बारे में अगर हम सवाल उठाना चाहते हैं तो सवाल उठाने पर भी मनाही की जाती है।